नमस्कार, हमारी खास पेशकश दो टूक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ शशि तुषार शर्मा और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह खूबसूरत चित्रा त्रिपाठी। नमस्कार, बहुत शुक्रिया शशि, बुलाने के लिए धन्यवाद। तो गोविंदा के बारे में आज हम बात करना चाहते हैं चित्रा। मतलब कहा जा रहा है एक जमाने में मेरे बड़े फेवरेट हीरो हुआ करते थे। हाँ, बहुत सारे लोगों के फेवरेट हीरो। क्या मजेदार डांस करते हैं वो। मतलब मुझे लगता है कि एक समय ऐसा आया था कि गोविंदा जिस भी फिल्म में एक्टिंग करते थे वो सुपर डुपर हिट माने जाने की गारंटी होती थी और उनके डांस तो कमाल के डांस थे। हाँ, लोग कहते हैं कितना फ्लॉलेस डांस कोई नहीं कर सकता। देखिए, दो चीजें, हम बैठे तो यहाँ पर हैं शशि गोविंदा की राजनीति के बारे में चर्चा करने के लिए लेकिन मुझे लगता है कि जितनी कामयाबी उन्होंने फिल्मों के जरिए हासिल की है, राजनीति में थोड़े से वो धुंधले पड़ गए। लेकिन एक बार फिर से अब दूसरी पारी की शुरुआत कर दी है उन्होंने, तो दूसरी पारी कितनी कामयाब रहती है। 60 साल के हो गए हैं गोविंदा। बिल्कुल। हालांकि जो उनके चाहने वाले होंगे वो नहीं चाहते होंगे कि हम 60 साल का जिक्र करें। हाँ। लेकिन उसके बावजूद उम्र तो सिर्फ एक आंकड़ा भर है, उस पर नहीं जाते हुए तो मुझे लग रहा है कि गोविंदा की नई पारी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। 14 साल बाद उन्होंने कहा है कि वनवास से वो लौट रहे हैं। और देखिए, जिन राम नायक को उन्होंने हराया था 2014 में, अब कुल मिलाकर एक तरह से उसी गठबंधन, उसी पार्टी के साथ जा रहा है। 2004 में हराया, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से वो लड़े थे और राम नायक को उन्होंने हरा डाला था। 2004 में ही गोविंदा ने ज्वाइन की थी कांग्रेस पार्टी और राम नायक उस वक्त के बीजेपी के बहुत दिग्गज बड़े नेता माने जाते थे, तो उनको उन्होंने हरा दिया था। और संजय निरुपम अभी बड़े नाराज हैं कांग्रेस से, उनकी भी ये सीट है। तो वहां से माना जा रहा है कि गोविंदा को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। बड़ा अपने आप में दिलचस्प हो चला है। देखिए, वापस वो लौटते हैं। पहले तो राजनीति में आए 2004 में, 9 तक सांसद रहे, बहुत कामयाब नहीं रहे। बाद में व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर उन्होंने कहा कि भैया राजनीति सूट नहीं कर रही है, टाटा बाय बाय। उसके बाद फिर वो इतर हो जाते हैं। हाल ही में हमने देखा था कि कपिल शर्मा के शो में वो और उनकी वाइफ सुनीता, बड़े मतलब मुझे लग रहा है कई बार वो लोग आ चुके हैं, तो बड़े अलग अलग किस्से सुनने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, ये बात है कि नई पिच पर ये जो शिंदे गुट के साथ या कह सकते हैं एनडीए के साथ ये जो उनकी पारी की शुरुआत हो रही है, ये अपने आप में अहम है और एकनाथ शिंदे के लिए यकीनन कामयाबी है क्योंकि उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है। देखिए, बीजेपी के पास तो चेहरों की भरमार है, बट आप एक इंडिविजुअल पार्टी हो, आप एनडीए में हो, बट आप एक इंडिविजुअल पार्टी हो शिवसेना के नाम से, तो उसमें आपके पास कितने स्टार हैं या आपको जितनी सीटें बीजेपी दे रही है उस पर ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को निकालने जाओगे। हाँ, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे ने दांव चल दिया, हालांकि ऐलान नहीं किया तुरंत कि इनको चुनावी मैदान में उतारा है। इन्होंने कहा है कि ये हमारे लिए प्रचार विचार करेंगे और कहा है कि इनकी कोई शर्त नहीं। जब पूछा गया कि आप कहां से इनको लड़ाएंगे, तो उनका जवाब था कि नहीं, कोई ऐसी पूर्व शर्त नहीं है। ये तो मासूम जवाब जो होता है ना, इसका तो क्या पॉलिटिशियंस का। आपको लगता है कि मतलब अब इलेक्शन की डेट आ चुकी है, थोड़े दिन के बाद वोट डाले जाएंगे और गोविंदा शामिल हो रहे हैं तो बिना किसी शर्त के वो शामिल होंगे। ये तो बहुत मासूमियत भरा जवाब है एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री का महाराष्ट्र का। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पूर्ण सत्य नहीं बोल रहे हैं, ये अर्ध सत्य है, ये मान लेते हैं। यकीनन उन्होंने प्रॉमिस किया होगा, गोविंदा उन्हीं शर्तों के हिसाब से ही आए होंगे 100%। तो कुल मिलाकर और वो चुनाव भी लड़ेंगे। मुझे नहीं लग रहा है वो चुनाव प्रचार करने के लिए बिल्कुल किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टार्स ये मासूमियत भरा जवाब है मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन लोग सब समझते हैं। लेकिन देखिए ना कि बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो चुनाव प्रचार करते हैं लेकिन किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उसको ज्वाइन करें और तब प्रचार करें। नहीं, मुझे लगता है गोविंदा के मामले में देखिए, अभी एकनाथ शिंदे की स्थिति समझिए, उनको जितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है वहां पर आपको अच्छे कद्दावर लोग चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास उद्धव ठाकरे नहीं है मौजूदा वक्त में। तो आपको असली शिवसेना अपने आप को साबित करने के लिए जितने भी कैंडिडेट आपको दिए जा रहे हैं उनमें से ज्यादा सीटों पर आप जीतें, तो जिताऊ कैंडिडेट वो कहां से लेकर आएंगे। इसी वजह से उनकी ओर से अब कद्दावर जो बड़े बड़े चेहरे हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। अभी तो खबरें थी करिश्मा कपूर, करीना कपूर को लेकर, बट मुझे नहीं लगता है कि वो दोनों पॉलिटिक्स में आएंगी। मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि वो लोग पॉलिटिक्स में आएंगी। लेकिन हाँ, ये है गोविंदा आ चुके हैं और चुनाव भी लड़ेंगे, ये तो मतलब तय मानिए। पर ये सेटबैक माना जाए फिर क्या उद्धव ठाकरे और उनके ग्रुप के लिए, कि एक तो देखिए पार्टी छूटी, तमाम चीजें धीरे धीरे करके फिसलती चली गई, रेत के हाथ मुट्ठी में रेत की तरह। फिर बाद में कहा गया था कि सिंपैथी वोट बहुत जबरदस्त तरीके से उनको मिल सकता है, बहुत फायदा उनको हो सकता है। मुझे लग रहा है वो भी ऐसा लग नहीं रहा। जो अलग अलग नदियां हैं उनमें बहुत पानी बह चुका है और सिंपैथी वोट अब मौजूदा वक्त में कहना बहुत मुश्किल है। देखिए, 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव है, उनको चुनना है या नहीं चुनना है ये उसका चुनाव है। तो मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र, मुंबई में भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। शरद पवार का हाल ही में बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि भैया हमारे जो सहयोगी दल के लोग हैं वो उनके साथ वो बहुत सहज अपने आप को नहीं पा रहे थे, सब वो हमारी बात ही नहीं मान रहे हैं। सब देखिए इतना गड़बड़
झाला है कि आप मतलब आप जहाँ से संजय निरुपम कह रहे हैं वहां से आप किसी और को खड़ा कर देते हैं। संजय निरुपम उसको खिचड़ी चोर कहते हैं। हाँ, शरद पवार ये कहते हैं। खिचड़ी चोर का इल्जाम जिस कैंडिडेट पर लगाया है उनसे जब सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कौन संजय निरुपम, हम तो जानते हैं, मैं जानता नहीं हूं। तो देखिए ये मतलब एक तरह से महाविकास आघाड़ी का अपना गठबंधन है। इंडिया को भी छोड़ दीजिए, इंडिया गठबंधन को भी छोड़ दीजिए। संजय निरुपम ने बहुत भला बुरा कहा है, बहुत ज्यादा। तो वो प्रियंका चतुर्वेदी जो सांसद हैं शिवसेना की, उनकी ओर से पलटवार कहते हुए ये कहा गया कि ये बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं संजय निरुपम। क्योंकि संजय निरुपम मुझे लगता है कि देखिए शशि, मुझे लग रहा है कि संजय निरुपम अब बहुत कम उम्मीद है कि वो कांग्रेस में टिकेंगे। मुझे बहुत कम उम्मीद नजर आ रही है। ये सुगबुगाहट बहुत लंबे समय से चल रही थी। कहा जा रहा था कि वो संपर्क में हैं, बार बार कहा जा रहा था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है, और अब इसके बाद तो लगभग जो आप कह रही है ना कि तय है कि वो, हाँ, मुझे नहीं लगता है कि संजय निरुपम बहुत ज्यादा टिकने वाले हैं। देखिए अल्टीमेटली आपको पार्टी आपका कितना ख्याल रखती है या नहीं रखती है, क्योंकि वो अक्सर टीवी चैनल पर आकर अपनी बातें रखते रहे हैं और यकीनन वो कांग्रेस का एक चेहरा है। बिल्कुल ठीक है, तो उनको अगर आप दरकिनार कर देंगे, और इवन उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सीट शेयरिंग की बात की गठबंधन के बाकी दलों से, उन लोगों ने सही तरीके से बात नहीं रखी। ये बात सच है शशि। देखिए एक चीज समझिए, आप कोई भी गठबंधन हो, जब तक हमारी पार्टी मजबूत है तभी हम किसी के लिए भी वैल्यूएबल हैं। Exactly. हमारा मूल्य तभी तक है जब तक हमने अपनी कीमत को सही जगह रखा है। हमारे एक भी सांसद नहीं रहे और हम अपने आप को 30 मार खा समझते रहो तो नहीं होगा। तो संजय निरुपम की इस बात से सहमत हुआ जा सकता है कि मुंबई की अगर 90% सीटें आप शिवसेना को दे देंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए क्या बचेगा। हालांकि उस पर शिवसेना के अलग तर्क है कि भैया हमने, हमारा भी गढ़ था, हमने कांग्रेस को दिया है, लेकिन आप समझ रही है मुंबई जैसी जगह और वहां की अलग अलग सीटों को लेकर जो दावेदारी की जाती है, अगर वहां पे आप ज्यादातर शिवसेना वहां मजबूत है, इससे उद्धव शिवसेना मजबूत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह है कि आखिरी दम तक तो कार्यकर्ता लड़ेगा ही अपनी सीटों के लिए, और आप मजबूत हैं तभी सामने वाला आपकी इज्जत कर रहा है। जिस दिन आप कमजोर हुए उस दिन सामने वाला भी अपने पार्टनर बदल लेगा, वो आपके चक्कर में नहीं रहेगा। राजनीति में तो दूर दूर तक ये फॉर्मूला लागू नहीं होता। अब प्रकाश अम्बेडकर को देख लीजिए, मतलब वो वोट काटेंगे कांग्रेस का। मुझे लग रहा है कि अलग होकर पिछली बार भी जो जीत हार का मार्जिन था उसमें बहुत सारी ऐसी सीटें थी जहां पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया था। और एनडीए ने देखिए 48 सीटें हैं, यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र से आती हैं, और वहां पर बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था, शिवसेना ने बहुत अच्छा, तब ये लोग एक ही साथ थे। लेकिन अभी अलग अलग हो जाने की वजह से मुझे लग रहा है कि बीजेपी शिंदे गुट की स्थिति फिर भी बेहतर है अगर उधर वालों को हम नजर डालेंगे तो। लेकिन एक समय पे माना जाता था कि यहां पर तो कमाल हो जाएगा महाराष्ट्र में, क्योंकि शरद पवार हैं, ये हैं, वो हैं, उद्धव ठाकरे को सहानुभूति वोट मिलेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी इन लोगों ने अपने आप को उस तरह से इंटैक्ट नहीं रखा जैसा कि शुरू में लग रहा था। धीरे धीरे वो डिक्रीज हुआ है इधर, ग्राफ बहुत बढ़ गया है। मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई और फिर बुरी तरह से वो फ्लॉप नजर आया, वैसे ही ना महायुति यहाँ पर नजर आ रही है। जब शरद पवार ऐसी निराशा भरी बातें कहें तो उससे आप अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में मौजूदा वक्त में वो सबसे सीनियर लीडर हैं। अगर अक्रॉस तमाम पार्टियों को देखा जाए सबसे सीनियर लीडर हैं। अगर वो मायूस होकर इस तरह की बातें कहते हैं कि गठबंधन धर्म के सहयोगी धर्म नहीं निभा रहे हैं, अब देखिए हालत सीधा सा मतलब है। अब हालत ये हो गई है कि अजीत पवार अलग हुए, उप मुख्यमंत्री बन गए। अब सुप्रिया सुले जो उनकी कजिन सिस्टर हैं, जिनके साथ उनकी पत्नी के लड़ने की खबरें आ रही हैं, जो बारामती से कहा जा रहा है कि वो अलग अलग सभाओं को संबोधित कर रही है, लोगों के बीच पहुंच रही है। तो कुल मिलाकर ये जो तमाम चीजें नजर आ रही हैं। अच्छा, इसके बीच में एक और सवाल ये कि जो तमाम हमारे स्टार्स हैं या बॉलीवुड के जो लोग हैं जो बड़े पर्दे पर चमक दमक रखते हैं या लोगों तक पहुंचते हैं, वो जनता के बीच में पहुंचकर कितना काम कर पाते हैं? शशि, मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि सुपरस्टार के मामले में साउथ ज्यादा लकी रहा है। क्योंकि साउथ के लोग जब पॉलिटिक्स में आए, जितने भी सुपरस्टार बड़े कामयाब, जयललिता, उनके पीछे कई लोगों को आप देख लें, बिल्कुल वो लोग ज्यादा कामयाब रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड के जो देखिए अमिताभ बच्चन जैसा शख्स जब वो उतरता है इलाहाबाद से मैदान में, तो फिर बट ऑब्वियस है कि वो वहां के हैं और हाथों हाथ ले लिए जाते हैं, लेकिन राजनीति में बहुत कामयाब वो नहीं रहे। इसी तरह से कितने भी सनी देओल ने मना कर दिया, को देख लीजिए, आप सनी देओल को मना करना, 5 साल आप समझ लीजिए वहां पोस्टर्स लगे रहे हैं, लापता लापता लापता। मैं एक अपील कर देती हूँ, देखिए बीजेपी के लोग अगर मुझे सुन रहे हो तो प्लीज भगवान के नाम पे मथुरा से हेमा मालिनी जी फिर आ गई हैं चुनावी मैदान में। लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी रामलला हम आ रहे हैं, मैं गई थी कवरेज के लिए मथुरा। शशि, मैं आपको बताऊं, अब वो जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो वहां के लोकल यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जो नगर पालिका है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, विधायक हो, सांसद हो, लेकिन प्लीज जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भगवान के नाम पे, कृष्ण जी के नाम पे आप लोग अपने मथुरा को साफ करवा लीजिए।
इतनी गंदगी मैंने देखी जब मैं कार्यक्रम कर रही अच्छा, थी, बस मुझे आप बहुत ये अफसोस हुआ। अब आप सिर्फ ये अपील कर रही थी क्योंकि मैं मथुरा से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैं सोची थी आप आगे कुछ और कहेंगी। नहीं, आप तो आगे मुझे पेड़े खिलाते रहती है वहां से ले आकर, वो मुझे एहसास है। लेकिन मैं आपके जो मथुरा के आपके घर वाले जितने, मैं कहूंगी कि भैया आप अपने सांसद को, विधायक को, नगर पालिका सबको पकड़े और मथुरा की सफाई करवाएं। चित्रा, वहां सांसद होती नहीं है। वहां के अगर लोगों से आप बात कर लेंगे ना, जिस दिन नाम अनाउंस हुआ है आधे लोग तो रोने लगे हैं कि कैसे। आप मथुरा की हैं, आप इसीलिए मैंने वही बताया। तो हेमा मालिनी जी सुने इस बात को बहुत गौर से कि किसको दे फिर से इनको हमारे सिर पे, क्योंकि वो फिर वही वाला प्यार है, मोदी के नाम पे है ना कि प्यार वही कृष्ण है, राम है। तो नहीं, लोगों को लगता है कि नहीं नरेंद्र मोदी को वो जिताना चाहते हैं, तो अब वो कैंडिडेट को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अच्छा, वो कर लिया, एक आध बार कर लिया, लेकिन बार बार उसके बाद वहां की जनता बहुत त्रस्त है, क्योंकि वो कभी वहां होती नहीं है, वहां के लोगों को समझती नहीं है, वहां के मुद्दों को वो समझती नहीं है। फिर क्या कहना चाहती हैं आप मथुरावासी होने के नाते? वहां के लोग वाकई में बड़े त्रस्त हैं। जो आप अपील करना चाह रही थी ना, तो आप अपील कर दीजिए कि कैंडिडेट ही बदल दे। नहीं, कैंडिडेट नहीं, ये बीजेपी का अपना मामला है, तो पत्रकार है भाई, हमारी अपनी एक लक्ष्मण रेखा है, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। हेमा मालिनी बहुत सीनियर है, लीडर काम करें। लेकिन हाँ, बस ये है कि भैया आप लोग साफ सफाई करें। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, अगर वहां पर इतनी गंदगी दिखेगी तो ये दुनिया भर में शर्मिंदगी की बात दुनिया है, भर में वहां पर मथुरा वृंदावन में विदेशों से लोग आते हैं बड़ी तादाद में देखने के लिए। तो प्लीज जो भी अगला सांसद वहां का बने, हेमा मालिनी जी के जीतने की चांसेस ज्यादा है, तो उनसे ही अपील कर लेते हैं कि प्लीज सफाई काम कर लीजिए, साफ सफाई जनता के मुद्दे समझिए। हालांकि अब दूसरी तरफ से कितनी मजबूत टक्कर दी जाती है हेमा मालिनी को देखना होगा, बट प्लीज आप साफ सफाई करें, क्योंकि बहुत अफसोस होता है। मथुरा के लोगों से भी निवेदन है कि आप जो गंदगी है वो बाहर फेंकना, या प्लीज आप नगर पालिका के लोगों को पकड़ें। वहां पे बहुत सारे लोग हैं, नेतागिरी करने के लिए तो हर पार्टी के लोग हैं, लेकिन भैया अपना आप शहर तो साफ करवा लो, इतना गंदा दिखता है। क्योंकि मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। मैं गई थी, मैं बहुत दुखी मन से ये बात कह रही हूँ, क्योंकि मैंने अयोध्या भी देखी है, मैं गोरखपुर देख रही हूँ, गोरक्षनाथ की नगरी है, बाकी जगह देख रही हूँ, लेकिन मुझे मथुरा को देखकर, मैं आपको सच बताऊं, मुझे बहुत अफसोस हुआ साफ सफाई के मामले में। वो भी ये बात तब है जब प्रधानमंत्री खुद ही झाड़ू उठाकर और साफ सफाई की बात कर रहे हैं। तो जब प्रधानमंत्री आपकी साफ सफाई कर सकते हैं, तो भैया वहां पर तो बीजेपी के कार्यकर्ता ही एक दिन लग जाए, महीने में एक दिन तो शहर आपका साफ हो जाएगा। आप पीएम से सीखना चाहिए इन लोगों को। आप मैसेज देना, आपका सांसद, आपका विधायक अगर काम करना शुरू करे तो ऐसा कैसे हो सकता है काम ना हो। इसके अलावा बांके बिहारी मंदिर की भी बात कर सकती हैं, दुनिया भर से लोग वहां पहुंचते हैं, सिस्टमैटिक चीजें नहीं है वहां। आए दिन खबर आती है कि एक इंसान की जान चली गई, भीड़ की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। ये बहुत दुखद है, लोगों को डर लगता है, ये बहुत दुखद है। नहीं, एक्चुअली वहां पे भीड़ अचानक से आ जाती है, ये बात सच है कि वहां पे लेकिन अगर आप सिस्टम बनाएंगे, खासतौर से होली में हम देखते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ आ जाती है। साल भर के भीतर 6 से 7 लोगों की जान कम से कम जाती है वहां पे, क्योंकि वहां सिस्टमैटिक चीजें नहीं है। इसको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और मैं वृंदावन जा रही थी, या अक्सर हम लोग इसका जिक्र करते हैं, वहां पे जो बंदर हैं वो बड़े एक्टिव रहते हैं। वो क्या करते हैं, कोई भी जाएगा उनका चश्मा ले ही जाएंगे। अगर आप चश्मा पहने हुए हैं और आपने अपना चश्मा ध्यान नहीं दिया, तो आपका चश्मा छीनेंगे, जाके खड़े हो जाएंगे उस पे जो दीवार है, क्या करें? और फिर नहीं, मैं बता रही हूँ इसके आगे क्या करना है उनको। और जब तक आप उनको फ्रूटी नहीं पकड़ा, आप कुछ भी सामान दे दीजिए, फ्रूटी पसंद वो नहीं मानेंगे। जब तक आप उनको फ्रूटी नहीं पकड़ाएंगे, वो आपका चश्मा नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि बंदर जी, आप साफ सफाई के मामले में भी कुछ ऐसा कीजिए कि पब्लिक आपको फॉलो करे, कोई भी करे, ठीक है, लेकिन भैया साफ सफाई होनी चाहिए। वो भगवान की नगरी है, तो वहां की साफ सफाई बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में हमारी इमेज उस तरह की जाती है जब लोग आके वहां से लौटते हैं। तो ये बात तो तो स्टार्स की बात हो रही थी। तो मेरा मन वही लगता है ना, मेरा जो बॉलीवुड के लोग बहुत कामयाब राजनीति में उस तरह से दिखाई नहीं देते। वही नगमा आई, नगमा कितनी शानदार हीरोइन, कांग्रेस पार्टी से, वो भी कामयाब नहीं रही। हेमा मालिनी ने जीत हासिल की, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक जो उनकी जीत नहीं है, वो नरेंद्र मोदी की जीत है 100%। एक जो कामयाबी हम उम्मीद करते हैं वो नहीं दिखा। अब कंगना रनौत कितना कर पाएंगी, उनको भी थोड़ा तोल मोल कर बोलने की जरूरत है। उनके पुराने बयान जो वायरल हो रहे हैं, उनको भी आगे भैया नेता बनने के बाद आपको बहुत तोल मोल कर बोलने की जरूरत है। और कौन कौन से स्टार रहे, राजेश खन्ना भी एक वक्त पर चुनाव लड़े, वो भी कामयाब नहीं हो पाए। विनोद खन्ना का भी वही हाल रहा है। अमिताभ बच्चन का जिक्र हमने कर दिया। जयाप्रदा हैं, वो समाजवादी पार्टी की राज्यसभा के साथ, लेकिन राज्यसभा को अलग रखते हैं। राज्यसभा का मामला, रेखा जी भी एक वक्त पर बनी थी, सचिन तेंदुलकर भी बने, उसको अलग रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लोकसभा में जब आप पब्लिक के बीच जाकर उनका वोट हासिल करके जीत कर लोकसभा में बैठते हो, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। नहीं, मुझे लगता है जो आपने पहले, और अभी लोगों के पास जो बॉलीवुड से लोग आ रहे हैं, उनके
उनके पास ये बहुत बड़ा मौका है कि बॉलीवुड से इतना बड़ा कोई राजनीतिक स्टार निकला नहीं है, तो आपके पास वो मौका है, आप उसको मतलब अगर चाहें तो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। और देखिए आज जो आप प्रूव करेंगे इतिहास में उसका एग्जाम्पल दिया जाएगा। कम से कम स्टार होने के नाते जो जीत हासिल कर लेते हैं उसके बाद या तो काम करें या फिर इंटरेस्ट नहीं है तो ना ही आए राजनीति में, किसी और के लिए छोड़ें। इस मामले में मुझे लगता है कि शशि जो भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं, हालांकि उनकी भोजपुरी फिल्मों को लेकर बहुत सारे मजाक भी उड़ाए जा रहे हैं आजकल, वो अलग चीज है। देखिए अल्टीमेटली आप पब्लिक के बीच गए, पब्लिक ने आपको जिता दिया तो फिर आप ही सर्वे सर्वा हो, ठीक है, तो उसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को जो अपराधी थे उनको भी सदन में बैठे हुए देखा है, लेकिन जब पब्लिक आपको चुनकर भेजती है तो वही तमाम सांसद किसी के नहीं रहने पर रिप्रेजेंटेटिव है, बिल्कुल आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप पब्लिक को वहां पर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जहां पे जनता जनार्दन ही है वहां पे उसका जो आदेश है वो सरमाथे पर। तो मुझे लग रहा है, देखिए चाहे आप मनोज तिवारी के मामले में ले लें या रवि किशन के मामले में ले लें, हालांकि इन लोगों के ऊपर भी रवि किशन योगी आदित्यनाथ के गढ़ से हैं तो उनका तो, लेकिन लगातार वो पब्लिक के बीच बने रहे गोरखपुर में, ये बिल्कुल सच बात है। और मनोज तिवारी अकेले ऐसे नेता हैं जो अपने आप को बचाने में कामयाब रहे हैं। निरहुआ भी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की वहां पर आजमगढ़ में, जब चुनाव वो हारे थे अखिलेश जी से, उसके बाद लगातार बने रहे, फिर उपचुनाव वो जीत गए, फिर से वो चुनावी मैदान में। तो मुझे लग रहा है कि बॉलीवुड के मुकाबले जो ये भोजपुरी सुपरस्टार हैं वो कम से कम पब्लिक के बीच बने रहे, लेकिन बॉलीवुड के लोगों के पास बहुत बड़ा मौका है। आप नेतागिरी में अगर आ रहे हैं तो आप उस लोगों की भावनाओं को समझिए, वो आपको वोट इसलिए दे रहा है क्योंकि वो आपको पसंद करता है, उम्मीद करता है, लेकिन आप उसकी उम्मीदों को तोड़ते हो तो वो फिर ठीक नहीं होता। हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है कि गोविंदा इस बार शायद कुछ कमाल कर जाएं। 2004 के बाद बेशक वो उनका मन उचट गया था राजनीति से, तो उस तरह की उम्मीद की जा सकती है इस बार। भाई इस बार ना उचटे मैं बस यही उम्मीद करूंगी। ये बहुत बड़े लोग हैं ये लोग, तो इनका मन कब उचट जाए कब लग जाए कुछ ठिकाना नहीं है। और आम आदमी के लिए तो सोचना भी बहुत मुश्किल है कि वो कोई ज्वाइन करे और तुरंत टिकट मिल जाए। लेकिन प्लीज जनता अगर आप ब्लेस्ड इस मामले में है तो प्लीज आप उसका ख्याल रखें। मुझे लग रहा है गोविंदा की कुछ फिल्मों की बात कर दी आपको। चीची, हाँ देखिए वो 1986 से मेरे जन्म के आसपास 1986 हाँ, मैं ये नहीं बताऊंगी कि पहले या बाद में, लेकिन आसपास मुझे उनका फिल्मी करियर जो एक्टिव हुए। हाँ, पहली उनकी फिल्म आई थी, मैंने आपके लिए रिसर्च निकाला हुआ है शशि, जैसा कि आपने मुझे आदेश दिया था हमेशा की तरह, तो मैं बता देती हूँ। उनकी फर्स्ट फिल्म लव 86 1986 में आई फिल्म थी, हिट साबित हुई थी, ये भी पहली फिल्म हिट हुई थी। और उसके बाद इल्जाम आया, मरते दम तक, खुदगर्ज आया, दरिया दिल, जैसी करनी वैसी भरनी, स्वर्ग बहुत अच्छी फिल्म थी राजेश खन्ना जी के साथ, हम लोगों ने बहुत पसंद किया था। हाँ, हम 1991 में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी फिल्म बहुत अच्छी थी। मुझे छोटे मियाँ बड़ी मियाँ याद आ रही है। छोटे मियाँ बड़े, हाँ मैं बता रही हूँ ना अभी। फिर उसके बाद शोला और शबनम, अच्छा नहीं वो भी आई। आंखें, कितनी अच्छी आंखें। हाँ, आंखें का कोई गाना याद है आपको? अब वो सुनाएंगे आप अगर मुझे याद आ भी जाएगा। मैं तो इतना बेसुरा गाती हूँ। वो आंखें के बड़े बहुत अच्छे गाने हिट थे, है ना। आंखों को आंखें का हम गाना याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ कई सारे गाने जो कोई बात नहीं। ये 1993 में आई थी, हमें बहुत छोटे थे उस समय, तो कैसे याद रहेगा हमें। आंखें हो गई। चित्रा बताना चाहती है कि अभी वो बहुत छोटी है। ठीक है, मैं हूँ छोटी हूँ। ठीक है, नहीं लोग जो भी समझे, लेकिन 1993 में तो हम लोग छोटे ही थे। आप बड़ी थी? नहीं, मैं मतलब आपने 86 कहा ना, तो फिर आपने आसपास कहा, तो फिर मैं उस बात से इत्तेफाक रखती हूँ। हाँ, तो हम लोग छोटे ही थे, इसका मतलब 1993 में छोटे थे। तो आंखें आ गई, और फिर राजा बाबू। हाँ, ये कैसे बोल सकते हैं। कूली नंबर 1, ये फिल्म 1995। साजन चले ससुराल, ये भी सुपर डुपर हिट फिल्म थी। हीरो नंबर 1, दीवाना मस्ताना, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, वो मुझे याद है। अनाड़ी नंबर 1, हसीना मान जाएगी, जोड़ी नंबर 1, और ये सब साजन चले ससुराल को ये नंबर 1 करके ना बॉलीवुड के नंबर 1 हीरो बने हुए थे उस टाइम पे। नहीं, ये जो उनका पीरियड था ना, मतलब मुझे लग रहा है 1994 से लेकर साल 2001 तक का, ये बिल्कुल ये किसी हीरो के लिए सपने जैसा होता है कि आप कोई फिल्म कर रहे हो और आपकी फिल्म में बिल्कुल सुपरहिट साबित हो रही है। कहा जाता है कि उस टाइम पे उतनी फैसिलिटीज नहीं थी, 3 शिफ्ट में गोविंदा काम करते थे। एक और चीज मुझे याद आई यहाँ पे चित्रा, उनकी 3 शिफ्ट में काम करने से, कि वो बड़े अच्छे फैमिली मैन है। वो अपने परिवार को लेकर चलना, अपनी बहन, उनके बच्चे, बाकी की बड़ी फैमिली। उनकी वाइफ को सुन रही थी, उनकी माता जी। हाँ, तो उनसे पूछा गया कि गोविंदा को अगले जन्म में आप किस रूप में एक्सेप्ट करना चाहेंगी। तो उन्होंने कहा था कि बेटा, क्योंकि गोविंदा से अच्छा बेटा उन्होंने नहीं देखा।
तो ये वो बहुत अच्छा लगा बहुत दिल सुन से, के। मुझे भी हाँ, बहुत अच्छा लगा, हाँ। मैं सुन रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वास्तव में वो बिल्कुल फैमिली, इवन उनकी वाइफ बहुत मजाक भी करती है कि यार ये लड़कियों के साथ घूमने नहीं जाता है, इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मतलब उनकी वाइफ बहुत बोल्ड भी है, ये भी मतलब गोविंदा जी डरते होंगे उनकी वाइफ को देख के, तो लगता है कि सुनीता जी से वो डरते होंगे, इसीलिए नहीं जाते होंगे क्या? इसीलिए नहीं जाते, या जाते भी होंगे तो बताते नहीं होंगे। शत्रुघ्न सिन्हा ने, हाँ देखिए शत्रुघ्न सिन्हा का हम जिक्र करना भूल गए, वो टिके भी हुए हैं। देखिए वो भी मतलब मंत्री तक के गद्दी पर पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद फिर उनका भी डिक्लाइन शुरू हुआ बाद में। फिर पर बावजूद इसके वो फील्ड में आसनसोल बचे से- हुए हैं, मतलब हाँ, टिके हुए हैं, शत्रुघ्न सिन्हा, कंसिस्टेंसी बिल्कुल, है बिल्कुल, वहां बिल्कुल, पे। बिल्कुल। तो ये आप है। कह रहे थे कि हम ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि वो गोविंदा बहुत अच्छे फैमिली मैन है अपने परिवार के लिए, हाँ, मतलब हाँ, अपने मतलब अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के लिए भी। के लिए तो बहुत बहुत तो अच्छे हैं। जैसे उनके जो उनके बहन के बच्चे बच्चे भी, हैं, हाँ। वो भी बताते हैं कि उस जमाने में जब उनको बहुत जरूरत थी पैसे की तो किस तरीके से उन्होंने उनको हेल्प किया है। तो हम ऐसा मान सकते हैं ओवरऑल ये बातें पर्सनालिटी। सुन के मुझे वो स्वर्ग वाली मूवी याद आ गई कि स्वर्ग जो इन्हीं की फिल्म थी, जिसमें राजेश खन्ना के साथ इन्होंने एक्टिंग कर रखी थी, और उसमें इन्होंने गरीब रहते हैं राजेश खन्ना के घर में, वो मतलब ऐसे ही काम करते हैं, वो ये कि जिसमें और वो फिर जब वो ये हीरो हाउस बन हेल्प जाते है। हैं तो फिर उसके बाद स्वर्ग जो हाँ, घर याद होता आ है गया। वो खरीद लेते बहुत हैं वो। सुंदर, हाँ, और फिर जूही चावला रहती है, उनसे शादी होती है उनकी। तो वो वैसा ही है गोविंदा की, मतलब बहुत सामान्य परिवार से गोविंदा ताल्लुक रखते थे, लेकिन उन्होंने पूरी बुलंदियां छुई। किसी भी स्टार के लिए उस कामयाबी को पाना ये बहुत बहुत बड़ी सपने बात जैसा है, हो सपने सकता है। जैसा है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जनता के लिए भी शायद उसी तरीके से भाई गोविंदा एक उम्मीद बार नहीं फिर कीजिए, हाथ जोड़ के कीजिए कि भैया अगर आप जीत जाएंगे तो गोविंदा प्लीज जी, तो करिए। प्लीज आप फिर मत कहिएगा कि मेरा मन उचट गया और मैं जा रहा हूँ, या मन उचट भी जाए तो 5 साल के बाद अगर आप जीत गए, देखिए नहीं जीते तो अलग बात है, लेकिन अगर आप जीत गए या जो भी जीता तो टिके रहिए। तो भैया 5 साल टिके रहिए। 5 साल के बाद आपका मन उचट गया तो छोड़ दीजिए, बट 5 साल काम करते वैसे आप मुझे एक एग्जाम्पल देकर बताइए, कौन ऐसा इंसान है जो बीच में छोड़कर गया हो? मन उचटता है काम नहीं करने के लिए, बने तो ये रहते हैं एंड तक, नहीं बने तो रहते हैं, लेकिन फिर बाद में पोस्टर्स लगते हैं, काम करो, काम ही नहीं करते, पोस्टर्स करो। लगते हैं, लापता है हमारा सांसद, कहाँ गया है हमारा सांसद, ये पोस्टर्स लगते हैं वहां पर। वही कह रही हूँ कि भैया काम आप नहीं काम करते। कीजिए, काम नहीं करेंगे तो फिर परेशानी हो जाएगी। काम करना जरूरी है, क्योंकि उसी जनता ने आपको इतना बड़ा, देखिए किसी को भी अपने बारे में गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा सुपरस्टार हो, कोई भी XYZ हो, क्योंकि पब्लिक ही आपको बनाती है। तो पब्लिक की बातें हमेशा सिर माथे पर होनी चाहिए, और अगर आपके पास वो ताकत है, भगवान ने आपको वो ताकत दी है कि आप दूसरों का भला कर पाए, तो कर दीजिए। उस ताकत को आप देखिए और इम्प्लीमेंट कीजिए, वरना ताकत कब हाथ से निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और जाते जाते हम मथुरा के बारे में एक बार फिर से कह देते हैं, इनके दिल में आ गई वो बातें मथुरा की। मथुरा में कहाँ की रहने वाली हैं? घर का एड्रेस मत बताइएगा, गली बस बता दीजिए। मथुरा से मैं बिलोंग करती हूँ। ओके। और ब्रिज क्षेत्र में हम लोगों का घर आता है, बहुत ही प्यारी सी जगह जहाँ ब्रिज भाषा बोली जाती है। हाँ। तो मैं और फिर आपको ब्रिज बोल के भी सुना नहीं, और फिर क्यों, ऑन एयर बोल के सुनाइए, दर्शकों को भी मजा आएगा। तो लाली तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक तो लाली तुम मलूक लग रही हो। मलूक लग रही हो, मतलब बहुत खूबसूरत दिख रही हो। हाय, अब मैं क्या बोलूं इस पे। मेकअप का कमाल है ये। तो ये ब्रिज, क्योंकि मेरे अम्मा बाबा से हमने खूब अच्छे से, हमको ब्रिज आती है। मैं तो भोजपुरी बोलती हूँ। अच्छा, हाँ, तो भोजपुरी, बिहार का जब बात करेंगे, पूर्वांचल का, तो मैं भोजपुरी बोलकर सुनाएगा पक्का से। तो मेरे दिल के बड़ी करीब है ये भाषा, मुझे बहुत पसंद है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे लगता है कि ब्रिज में जो भी आए, जो बड़े भोले भाले लोग हैं वहाँ के, प्लीज काम करिए वहाँ आकर ना। सिर्फ स्टार नाम से, चमक नाम से आप आ जाते हैं और उसके बाद आप पूरी टाइम गायब रहते हैं, वहाँ के लोग बड़े त्रस्त हो जाते हैं। नहीं, आप मतलब आप अपनी पार्टी देखिए, मैं बताऊं कि अयोध्या, मथुरा, काशी, यहाँ पर बीजेपी थोड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में रहती है, क्योंकि उसका हिंदुत्व वाला एजेंडा है, तो उस पर वहाँ की जो जनता है वो भरोसा करती है। लेकिन अल्टीमेटली वहां पे रहना तो सांसद को ही है। तो सांसद अगर काम नहीं करेगा तो मुझे थोड़ा सा अफसोस है इस बारे में, और इन लोगों को करना चाहिए। आपको मौका मिला है, आपको करना चाहिए, पब्लिक के बीच रहें, आपको करना चाहिए, कर डालिए, बिल्कुल कर डालिए। बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा हमसे बात करने के लिए। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। हाँ ठीक है, कल फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।